ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का वर्चुअल व्याख्यान माला में स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रोफेसर दीप्ति श्रीवास्तव आपके समक्ष हूँ और आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण एवं कृषक समाज के बारे में। ग्रामीण एवं कृषक समाज क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और ये किस प्रकार से जनजातीय समाज और आदिवासी जनजातीय समाज और नगरीय समाज से पृथक रूप में अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, यहाँ की सामाजिक संरचना क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए मैंने ग्रामीण समाज के कुछ ग्लिम्सेस सामने रखे हैं, कुछ चित्रण के रूप में कुछ चित्र सामने रखे हैं। आप इस चित्र के माध्यम से ग्रामीण समाज को समझ सकते हैं और इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए पहले हम ग्रामीण समाज का अर्थ समझते हैं। जिस समुदाय की अधिकांशतः आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से हो जाती है, उसे ग्रामीण समाज समुदाय के नाम से जाना जाता है। नगर की अपेक्षा गांव की जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है, यानी कि यहाँ समूह लोगों का काफ़ी कम होता है। गांव में घनी जनसंख्या न होने के कारण कृषक समाज का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। यहाँ चारों ओर खुला आसमान होता है, खेत होते हैं, जंगल होता है और इसीलिए ये लोग प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। महानगरीय सभ्यता बनावटी भौतिक संस्कृति का जाल होती है, जो कि ग्रामीण समाज में ये नहीं होती। ग्रामीण समाज सीधा सादा सरल जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आइए हम कुछ समाजशास्त्रियों को देखते हैं, वो किस प्रकार से ग्रामीण समाज को परिभाषित करते हैं। हेराल्ड FEPK के अनुसार ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित व्यक्तियों का वह समूह है जो एक कुटुंब से अधिक विस्तृत है और जो कभी नियमित कभी अनियमित रूप से निकटवर्ती ग्रहों में या कभी निकटवर्ती गली में रहते हैं। ये व्यक्ति कृषि योग्य भूमि में सामान्य रूप से खेती करते हैं और समतल भूमि को आपस में बांटकर बंजर भूमि को चराने में प्रयोग करते हैं। हेराल्ड FEPK के अनुसार बहुत ही सादगी और विस्तृत तौर पे ग्रामीण जीवन की परिभाषा दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि मोर देन अ फैमिली बट लेस देन ए सोसाइटी, ये ग्रामीण समाज होता है। ये पास पास भी रहते हैं, गलियों में रहते हैं और जो कल्टीवेशन योग्य जमीन होती है उसमें ये लोग खेती करते हैं और साथ ही जो भूमि खेती के लायक नहीं होती या उपजाऊ नहीं होती है, वहाँ पर अपने मवेशियों को, अपने पालतू जानवरों को चराने का या उनके भोजन के लिए घास वगैरह लेने का उपयोग करने का कार्य करते हैं। विद्यार्थियों, इसी प्रकार AR देसाई ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है और जब भी आप परीक्षा में लिखें AR देसाई के अनुसार दी गई परिभाषा का उल्लेख करना ना भूलें। AR देसाई ने भारतीय ग्रामीण समाज के बारे में बहुत ही अच्छी परिभाषा देते हुए कहा है कि ग्रामीण समाज की इकाई गांव है। यह एक रंगमंच है जहां ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग स्वयं प्रकट होता है और कार्य करता है। ग्राम सामूहिक निवास की प्रथम स्थापना है और कृषि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति है। यानी कि ग्रामीण समाज या कृषक समाज की विशेषताएं बताते उन्होंने बताया है कि ग्रामीण समाज की इकाई गांव है।
नगर नहीं है, गांव है। और एक ऐसा रंगमंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग स्वयं प्रकट होता है, यानी नेचुरल है और कार्य करता है। इसे अलग से करने के लिए किसी भी तरीके की प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राम सामूहिक निवास की प्रथम स्थापना है। सामूहिक यानी कलेक्टिव रेजिडेंट है। और साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति है। जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसकी जो जेनेसिस है वो गांव ही होते हैं। आइए बूनर के अनुसार भी हम देखें कि वो क्या कहते हैं ग्रामीण भारत के बारे में। एक ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। सामान्य यानी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, जबकि नगर में हम देखें तो स्पेसिफाइड होता है। एक व्यक्ति कुछ और काम करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा करता है, तीसरा तीसरे प्रकार का व्यवसाय करता है। जबकि ग्रामीण समाज में बूनर के अनुसार एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले व्यक्ति एक कॉमन प्रकार की ही खेती करते हैं, क्योंकि मिट्टी की प्रकृति, उपजाऊपन, ये सारा सामान्य होता है, अलग अलग नहीं होता। और इसी वजह से यहाँ सबके जीवन शैली और उनके जीवन यापन का तरीका भी करीब करीब एक सा होता है। सैंडरसन ने भी एक परिभाषा दी है और यह भी आपको ग्रामीण समाज की विशेषताओं को समझाने में काफ़ी मदद करेगी। एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया तथा उसकी संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिनमें वह सामान्य क्रियाओं के केंद्र खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियां या गांवों में रहता है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं वो डिस्क्रिप्शन होती हैं, वो वर्णन होती हैं जिसमें कि किसी भी समाजशास्त्रीय इकाई को, समाजशास्त्रीय अवधारणा को कुछ विशेष रूप से समोकर, समाहित करके समझने का प्रयास किया जाता है। तो आइए इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर ग्रामीण या कृषक समाज की क्या विशेषताएं निकल के आती हैं ये देखते हैं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता होती है संयुक्त परिवार का होना। नगरीय समाज में अगर हम देखें और उसकी तुलना करें तो आवास छोटे होने की वजह से वहाँ संयुक्त परिवार नहीं हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण समाज में ये खासियत होती है कि संयुक्त परिवार की प्रधानता के साथ ऐसे ऐसे परिवार हैं जिसमें दादा दादी यानी पति पत्नी, उनके सास ससुर, उनके कजिन्स भी वहाँ पर रहते हैं और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों को एक साथ देखा जा सकता है और भोजन, संपत्ति, पूजा पाठ सब एक साथ होता है। ऐसे परिवारों का संचालन परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति के माध्यम से होता है और सामाजिक नियंत्रण भी उसी मुखिया का होता है जो परिवार में सबसे अधिक वयोवृद्ध होता है। ग्रामीण समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे हम किसी समाज को नगरीय समाज और ग्रामीण समाज के तौर पे पहचान सकते हैं, या बहुत मेजर जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है वह है जनसंख्या का कम घनत्व। ग्रामों में नगर की तुलना में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम होता है, यानी जनसंख्या कम होती है, जबकि शहरों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है जिसे मैनेज करना प्रशासन वगैरह के लिए तो चुनौती होता ही है, स्वयं व्यक्ति के लिए भी होता है। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है तो मकान दूर होते हैं, निवास दूर होते हैं, ऑफिस दूर होते हैं और धीरे धीरे उसके विकास की दर भी बड़ी तीव्र होती है जहाँ पर ये शहर बसे होते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना होता है। एनीवे, नगर के बारे में हम नगरीय समाज के अंतर्गत समझेंगे। जहाँ तक गांव की बात है, यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं होती। एक गांव के आसपास ही सारी जनसंख्या निवास के तौर पर रहती है और खेतों में काम करती है, इसलिए बहुत ही सिंपल सादा उनका जीवन होता है और जनसंख्या कम होने के ये फायदे होते हैं। प्रकृति के समीप, चूँकि
सफिशिएंट और संतोषजनक ज़मीनें होती हैं लोगों के पास। जगह ज़्यादा होने की वजह से खूब फैल पसर कर रहने का, खुल कर रहने का मौका मिलता है और व्यवसाय कृषि पर आधारित होने की वजह से प्रकृति से जुड़े रहते हैं। बारिश, सर्दी, गर्मी, जबकि नगरी समाज में इसके ठीक विपरीत कमरों में बंद जीवन होता है, जबकि ग्रामीण समाज में प्रकृति के समीप जीवन होता है। भाग्यवादिता पर ग्रामीण लोग बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मान लीजिए अगर बारिश नहीं होती तो कृषि पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। और भाग्यवादिता पर इस पर भी इसलिए भी ज़्यादा विश्वास करते हैं कि सामान्यतः ग्रामीण समाज में शिक्षा का अभाव होता है, अतः ग्रामीण या कृषक समाज के लोग थोड़ा बहुत अंधविश्वासी होते हैं और भाग्यवादी होते हैं। हालांकि परिवर्तित समाज में, परिवर्तित भारत में, विकसित भारत में अब कृषक समाज भी बहुत एजुकेटेड होने लगा है और उनकी कृषक से जुड़ी हुई एजुकेशन वो लोग लेते हैं, एग्रीकल्चर एजुकेशन लेते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सब काम करने की शिक्षा देने लगी हैं। इसलिए कृषक समाज और ग्रामीण समाज भी काफ़ी बदलता जा रहा है और हमें काफ़ी परिवर्तन पहले के कंपैरिजन में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भी 65% भारत 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे ग्रामीण एरिया में रहता है, ग्रामीण भारत में रहता है। इसलिए आज भी शिक्षा का उतना प्रचार हमें ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलता। अगर हम शिक्षा का और साक्षरता का प्रतिशत देखें तो हमें ग्रामीण भारत में, ग्रामीण समाज में साक्षरता का प्रतिशत थोड़ा सा कम दिखाई देता है और शहरी भारत में, नगरीय भारत में, नगरीय समाज में साक्षरता या शिक्षा का प्रतिशत ज़्यादा दिखाई देता है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता है इसकी ग्रामीण समाज की, वह है सरल व सादा जीवन। भारत में ग्रामवासी सादा जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में कृत्रिमता और आडंबर नहीं है। उनमें ठगी, चतुरता, धोखेबाजी के स्थान पर सच्चाई, ईमानदारी और अपनत्व की भावना देखने को मिलती है और वो ही अधिक होती है। और उसकी एक खास वजह है कि सारे लोग स्थायी तौर पर कृषि से जुड़े होने की वजह से सालों साल यानी पूरे जीवन काल वहीं पर रहते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी को ठग करने के लिए या चतुराई करने के लिए उसे एक बार सोचना पड़ता है कि ये मेरे परिचित फैमिली है, ये मेरा परिचित है और इसको मैं धोखा कैसे दूं, इसके साथ मैं किस तरीके से बेईमानी का व्यवहार करूं। वो वहाँ जो संबंध होते हैं ग्रामवासियों के या ग्रामीण समाज में लोगों के सदस्यों के, वो एक दूसरे को काफ़ी विश्वास पर आधारित होते हैं और विश्वास की ही वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए सरल व सादा जीवन होता है। देखिए, एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सादे तरीके से कोई विशेष ड्रेसअप होके अपने गाँव में नहीं जाते हैं, खेती करने नहीं जाते हैं, बल्कि जो उन्हें पहनना है, जिस तरीके से खाना है, उस तरीके की चीज़ ले जाते हैं और सादे सीधे सादे वाहनों से जाते हैं। बैलगाड़ी से जा रहे हैं, कच्ची रोड पर जा रहे हैं, खेतों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इसी तरीके से एक आई स्टॉक की बनाई हुई मैंने पिक्चर यहाँ यूज़ की है और इस पिक्चर में ये बताया गया है कि किस प्रकार से ग्रामीण जीवन होता है, तो उसका ही एक दृश्य यहाँ परिलक्षित होता है। विद्यार्थी आप इसको देख सकते हैं और जो विद्यार्थी ग्रामीण भारत के ही हैं, ग्रामीण समाज के लिए हैं, उनके लिए तो किसी भी दृश्य की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक समरूपता, नगरीय समाज में हमें विषमता देखने को मिलेगी, लेकिन हमें ग्रामीण समाज में सामाजिक समरूपता मिलेगी। सोशल भारतीय अगर नगरीय हैं तो वहाँ भी शहरों में एक ग्रुप अलग है, दूसरा ग्रुप बिल्कुल अलग है, उच्च वर्ग अलग है, मध्यम वर्ग अलग है, निम्न वर्ग अलग है। लेकिन यहाँ यानी ग्रामीण भारत में हमें इस प्रकार की चीज़ देखने की जगह नहीं मिलती, बल्कि हम देखते हैं कि सारे ही
समाज में सभी लोग एक जैसी भाषा, त्योहार, उत्सव, प्रथाओं और जीवन विधि का प्रयोग करते हैं। उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में कोई खास अंतर नहीं पाया जाता। इतना जरूर अंतर हो सकता है कि कोई धार्मिक है, कोई कम धार्मिक होगा, लेकिन उनका जीवन यापन का तरीका, वो कृषि नहीं हुई तो सभी के लिए समस्या है, कृषि अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई तो उनके लिए, सबके लिए उत्सव का त्योहार, उत्सव का माहौल होता है। तो इस तरीके से हमें ग्रामीण समाज में सामाजिक समरूपता बहुत देखने को मिलती है। जनमत का अधिक महत्व। शहरों में लोग पब्लिक ओपिनियन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ ग्रामीण समाज में बहुत ज़्यादा इस बात का महत्व होता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके की बात कह रहा है। अगर एक व्यक्ति किसी की निंदा या अवहेलना करता है तो दूसरे लोग उस पर ध्यान जरूर देते हैं, जबकि शहरी समाज में इस तरह की चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। ना तो वहाँ किसी के पास वक्त होता है और ना ही एक दूसरे की बातों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण भारत में, ग्रामीण समाज में पंच लोग जो कुछ कह देते हैं उसे शिरोधार्य मानते हैं। पंच के मुंह से निकला हुआ वाक्य ईश्वर के मुंह से निकला हुआ वाक्य होता है। जनमत की अवहेलना करने वालों की सामाजिक निंदा की जाती है। यानी सोशल कंट्रोल और सोशल ओपिनियन सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन होते हैं, इसलिए जनमत का अधिक महत्व होता है। आत्मनिर्भरता एक यह भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। ग्रामीण समाज में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो। गांव में जजमानी प्रथा द्वारा जातियां परस्पर एक दूसरे से आर्थिक हितों की पूर्ति करती हैं। जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था यद्यपि धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, लेकिन भारतीय नॉलेज सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ रही है जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था भारतीय ग्रामीण और जातिगत ढांचे की एक प्रमुख विशेषता है। इसका स्वरूप परंपरागत है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार जातियां बटी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरीके से जजमानी व्यवस्था उससे जुड़ी हुई है और यह एक अच्छा उदाहरण पेश करती हैं। सभी जातियां परस्पर एक दूसरे की सेवा करती हैं। जैसे क्षत्रिय शौर्य का कार्य करते हैं और निम्न वर्ण जो होती हैं, निम्न जातियां होती हैं, वो सेवा का कार्य करती हैं। तो शौर्य के लिए निम्न वर्ण के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी रक्षा कौन करेगा। जैसा कि आधुनिक समाज में आप देख सकते हैं, शहरी समाज में पुलिस का कार्य पुलिस करती है, इंटेलेक्चुअल्स का कार्य इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, बैंकिंग का काम बैंकिंग करती है। उसी तरह की एक परंपरागत व्यवस्था थी और वह व्यवस्था जजमानी व्यवस्था कहलाती थी। समुदाय का छोटा आकार, इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस किया है कि यह जनसंख्या कम होने की वजह से ग्रामीण समाज का समुदाय जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अपने खेत हैं, अपने एग्रीकल्चर फील्ड हैं और वो एग्रीकल्चर फील्ड से ही उनका पूरा गांव भर जाता है। इसलिए रिहायशी एरिया चुनिंदा होते हैं और उनकी एग्रियन कल्चर को पूरा करने के लिए, अपनी खेती करने के लिए जगह काफ़ी लंबी चौड़ी होती हैं और इस प्रकार से लोगों का समुदाय छोटा होता है। सामाजिक अस्थिरता। अधिकतर ग्रामीण समाज इतना ज़्यादा अस्थिर नहीं है जितना नगरीय समाज है, किंतु फिर भी ग्रामीण मनुष्य कठिनता से ही सामाजिक स्थिति में एक दूसरे की सामाजिक स्थिति को ग्रहण करते हैं। इसका कारण यह है कि सामाजिक स्थिति और उनके धंधे मर्यादित हैं। धंधे यानी उनके व्यवसाय मर्यादित हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन भी कम पाया जाता है। एक व्यक्ति अगर कृषक है तो बहुत ज़्यादा होगा कि वो बैलों से खेत जोतने की जगह ट्रैक्टर ले आएगा, लेकिन इसके अलावा दूसरे परिवर्तन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सोरोकिन और जिम्मरमैन के मतानुसार ग्रामीण समुदाय जलाशय के जल की तरह निश्चल रहते हैं, साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा पाने को या बहुत ज़्यादा खोने को कोई स्थितियाँ
नहीं होती हैं। तो विद्यार्थियों, यह था ग्रामीण भारत की विशेषताएं, जिसे आपने समझा। परिवार देखें तो संयुक्त परिवार होते हैं, धर्म देखें तो धर्म का प्रभाव ज़्यादा होता है, पब्लिक ओपिनियन देखें तो पब्लिक ओपिनियन में जनमत का प्रभाव होता है, जो उम्र में ज़्यादा है उनका महत्व ज़्यादा है, विशेषता सबकी एक सी है, सबको खेती करना है। जो कुछ थोड़े धनाढ्य होते हैं वो मजदूर लगा के कृषि करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब अपने ही परिवार में कृषि करते हैं और इस प्रकार से इनका जीवन यापन होता है। यही समाज की विशेषताएं हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ग्रामीण भारत की विशेषताएं समझ में आई होंगी। आइए अब देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से सुना है और कितनी चीजें आपको समझ में आई हैं। कोई दो परिभाषा बताइए। ये प्रश्न आपके पास हमेशा आएगा। जब भी आप कोई भी परिभाषा लिखें, देसाई की परिभाषा जरूर लिखिए। इंडियन नॉलेज सिस्टम से काम करता है, भारतीय समाजशास्त्री हैं और ग्रामीण भारत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके अतिरिक्त मान लीजिए अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि भारतीय समाज की, ग्रामीण समाज की अवधारणा बताइए, तो आपको उसमें परिभाषा, विशेषताएं, दो परिभाषा, विशेषताएं और अर्थ बताना है और इसके साथ ही इन परिभाषाओं का एक सारांश भी देना है, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ग्रामीण भारत की विशेषताएं निबंधात्मक रूप में भी आ सकता है। अगर निबंधात्मक रूप में आता है तो आप कुछ समाजशास्त्रियों के उल्लेख जरूर करिए कि उन्होंने किस समाज के बारे में या किस गांव के बारे में क्या उल्लेख किया है। साथ ही आपका जितना अधिक तथ्यात्मक उत्तर होगा उतने अधिक आपको अंक प्राप्त हो सकते हैं। आइए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। जजमानी व्यवस्था नई व्यवस्था है या पुरानी व्यवस्था? जी हाँ विद्यार्थियों, जजमानी व्यवस्था पुरानी और परंपरागत व्यवस्था है या नवीन व्यवस्था? दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैं ये जानना चाहती हूं आपसे कि जजमानी व्यवस्था का नाम जजमानी क्यों है? यह प्रश्न आपको स्वयं सॉल्व करना है और बताना है फिर। और इनके प्रश्न आप जजमानी व्यवस्था को जजमानी क्यों कहा जाता है, जजमान के अतिरिक्त दूसरा शब्द क्या था, ये रिसर्च बेस्ड प्रश्न मैंने आपसे किया है, जिसे आपको खुद पता करना है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाएगा। नगरीय समाज और ग्रामीण समाज की दो विशेषताओं के आधार पर अंतर करिए, दो अंतर करिए। क्या हो सकता है बताइए आप। पहला उदाहरण मैं आपको देती हूँ। नगरीय समाज विस्तृत और बड़ा होता है, ग्रामीण समाज छोटा होता है। इस प्रकार दो अंतर आपको निकालना है इन विशेषताओं के आधार पर जो मैंने आपको बताए हैं। आपकी सुविधा के लिए पीपीटी भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सारा मैटर नोट्स की तरह आपको प्राप्त हो जाएगा। यह मैंने कैलाश एजुकेशन के नोट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझने के लिए उनके ये नोट्स भी काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के व्याख्यान से आप पूरा लाभ लेंगे और साथ ही आप ये कोशिश करेंगे कि और अधिक से अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको और कोई क्वेरी है तो आप मेरे इस नंबर पर SMS के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। उनका उत्तर मैं यथासंभव कोशिश करूंगी कि आपको दूं। इसके अतिरिक्त एक गूगल फॉर्म की लिंक भी मैंने शेयर की है। आपको ये व्याख्यान कैसा लगा
आपको कहाँ कौन सी परेशानी आ रही है ये मुझे बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, किस प्रकार से जानना चाहते हैं, और इस प्रकार से हम अपने वर्चुअल व्याख्यान को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। धन्यवाद। मुलाकात होती है अगले व्याख्यान में। नमस्कार।